वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं यूथ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, जो कि अब एग्ज़ाम पावर हाउस चैनल बन चुका है। ठीक है, तो अपने सभी मित्रों, साथियों, संबंधियों, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके नज़दीक, सबको बता दीजिए कि यूथ एजुकेशन अब एग्ज़ाम पावर हाउस बन चुका है। एग्ज़ाम पावर हाउस नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू कवर कराए जाते हैं, जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो भी कवर कराए जाते हैं। तो हमारे पास एक पावर हाउस है, यानी कि ये जो है चैनल एक पावर हाउस की तरह काम करेगा, जो कि एग्ज़ाम को क्लैरिफाई, क्रैक या क्लियर कराने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जो नील बोस जो थे और काफ़ी साइंटिस्ट सीरीज़ जो मैंने चलाई थी, जो सबसे पहले मैंने साइंटिस्ट सीरीज़ चलाई थी वो थे एवोगाद्रो। तो एवोगाद्रो जी का क्वेश्चन एंड आंसर कंटिन्यू करने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप के सामने स्क्रीन पे आएगा। आपको खुद ही पढ़ना है, ऑप्शन भी खुद ही देखना है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूंगा, ऑप्शन आपको खुद ही देखना है। ठीक है, और मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैच कराते रहिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक मोल में नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स के आयन कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम बोल लें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लें या नंबर ऑफ आयन्स बोल लें, कुछ भी बोल लें, वो कितने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6.0221412 into 10⁻23। ठीक है, इस मोल को भी किसी साइंटिस्ट ने मेज़र किया था और उस साइंटिस्ट का क्या नाम है मैंने आपको बता चुका हूँ। आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा उन साइंटिस्ट का क्या नाम है जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। ठीक है, कि इसमें इतने ही एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, या पार्टिकल कह लें, कुछ भी कह दें, यानी एक मोल में इतने नंबर आपको मिलेगा। अब वो नंबर चाहे एटम का हो, चाहे आयन का हो, चाहे मॉलिक्यूल का हो, चाहे पार्टिकल का हो। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस किसे कहते हैं? आइडियल गैस उसे कहते हैं जो एक प्रॉपर गैस की इक्वेशन को फॉलो करती हो। और उस गैस का इक्वेशन ABCD आपके सामने है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PV = nRT, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किसके बराबर होगा? nRT के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इनमें को किस में मेज़र किया जाता है। यानी जो भी सब्सटेंस होता है हमारे पास, जितने पदार्थ दिख रहे हैं, उसको अगर मेज़र करा जाए कि ये कितना अमाउंट है अंदर, यानी एटॉमिक लेवल की बात हो रही है, तो वो किस में मेज़र किया जाएगा। ठीक है, तो बता दें कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, आपको MLT जो बहुत फेमस है, मास लेंथ टाइम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे कहीं सेकंड लास्ट में जाकर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको कॉपी किताब में मिलेगा। ठीक है, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मोल में मापा जाते हैं, तो किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, वॉल्यूम अपॉन मोल। वॉल्यूम अपॉन मोल, ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है या मास होता है? तो आपको ये बता दें कि वॉल्यूम अपॉन मोल जो है ये रिलेटेड है हमारे एवोगाद्रो नंबर से। ठीक है, यानी कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट
प्रेशर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर अब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में क्या कनेक्शन है, तो मेरी पिछले वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या पिछले एमसीक्यू ही देख लीजिए, या एवोगाड्रो सीरीज़ का पार्ट आप ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो कांस्टेंट है। इसका सही जवाब क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और वो कांस्टेंट क्या था आपके सामने भली भांति परिचित है, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे घटेंगे। लो जी, ये सवाल मैंने पिछले ही सवाल में क्लियर कर दिया था, यानी कि आपको पका पकाया खीर मिल गया है। अगर आपकी याददाश्त तेज है, आपको याद रहता है, तो बताइए कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे या घटेंगे। मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बोल लीजिए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल लीजिए, बात बराबर है। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, कन्फर्म बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, क्योंकि मोल्स की वजह से ही वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर पहली बार किसने एस्टिमेशन दिया था? साइज ऑफ मॉलिक्यूल का पहली बार किसने एस्टिमेशन दिया था कि जो मॉलिक्यूल का कुछ साइज होता है इतना होता है, यानी मॉलिक्यूल्स भी किसी साइज में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा एस्टिमेशन दिया था। ठीक है, तो उनका नाम है जोहान जोसेफ लॉचमेंट। जी हाँ, लॉचमेंट। लॉचमेंट वही व्यक्ति है जिन्होंने आइडियल गैस पर अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, लॉचमेंट कांस्टेंट बना था। ठीक है, और लॉचमेंट कांस्टेंट मैंने बताया है कितना होता है, वो भी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा या चल चुका होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा लॉचमेंट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस की बात हो रही है, उन्होंने पहली बार कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है जोहान जोसेफ लॉचमेंट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ मीडियम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका इधर उधर भागना रैंडम मोशन कहलाता है। ठीक है, किसी मीडियम में, ऐसा नहीं है कि ऐसी किसी विदाउट किसी में वैक्यूम में भागेगा, वैक्यूम में तो भागेगा नहीं, किसी मीडियम में भागेगा। ठीक है, ये कंडीशन लगाई गई है, और वो मीडियम क्या होगा, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, तो लिक्विड या गैस के अंदर जो है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? आपको ऐसे ही पता है कि लिक्विड या गैस के पार्टिकल खुद ही रैंडम मोशन में इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, ठहराव नहीं होता है इनमें। क्यों? क्योंकि इनके बीच के बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, किसी कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में। इसलिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, परंतु लिक्विड और गैस के पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये जो रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाता है? ब्राउनियन मोशन, किसी लिक्विड और गैस में। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर, उसके कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ, एक पूरा हिंट देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम पास करा रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के नहीं, उससे रिलेटेड पूरी चीज़ जोड़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाए। ठीक है, और आपको पूरी क्लैरिफिकेशन दी जाए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, तो मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि SI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, जो पूरे विश्व में इसको माना जाए उसे SI यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो सभी की एक SI यूनिट होती है। ठीक है, अब वो SI यूनिट MKS सिस्टम में फॉलो होती है, FPS सिस्टम में फॉलो होती है, CGS सिस्टम में फॉलो होती है, ये अलग बात है, परंतु SI यूनिट माना गया है। तो देखिए टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो होता है केल्विन होता है, यानी कि कुछ भी हो जाए SI यूनिट को आप डिग्री सेल्सियस में कह लें, फ़ारेनहाइट में कह लें या रैंकाइन में कह लें, बट इसका जो पूरे विश्व में विख्यात है वो केल्विन के नाम से विख्यात है। ठीक है, बाकी भी इसके यूनिट हैं बट SI यूनिट नहीं है। यूनिट तो है बाकी, जैसे डिग्री सेल्सियस यूनिट है बट SI यूनिट नहीं है। ठीक है, तो SI यूनिट यूनिवर्सल है, जबकि
जो बाकी है वो ये यूनिवर्सल नहीं है, कहीं पे कुछ है तो कहीं पे कुछ है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पूरे भारत में जो बोली जाती है ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, परंतु हर एक किलोमीटर पे जरूरी थोड़ी ना हिंदी बोली जाती है, सबके अपने अपने भाषा होते हैं। कोई रोटी को कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, परंतु अगर पूरे विश्व की पूरे भारत की बात बोली जाए तो उसे रोटी ही बोलेंगे हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी लैंग्वेज सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो SI कहलाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है ना आपको बात। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हीट को मापने के लिए प्रयोग होता है? देखिए, हीट और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड जरूर है बट दोनों डिफरेंट है, ठीक है। हीट किसी और सेंस में हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर किसी और सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंस एक तरह से कह लेते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में क्लियर करेंगे, फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हीट को मापने में प्रयोग होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, आपको पता है। हमारे घर के अंदर जो बिजली आती है उसे भी कैलोरी में मापा जाता है। किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट कहलाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी खर्च होती है ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दे देता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके एक ही चीज़ में कवर करने की कोशिश करता हूँ और आपके माइंड को भी खोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका माइंड जो है ओपन रहे, हर तरीके से सोचें, ठीक है। जो पायरोमीटर है ये एक तरह का थर्मोमीटर है, ठीक है। पर ये कौन सा थर्मोमीटर है, ये ऐसा थर्मोमीटर है जो टच करके नहीं नापा जाता है, दूर से ही नाप लिया जाता है। आजकल कोरोना चल रहा है, उस कोरोना काल में जिस थर्मामीटर का यूज़ होता है वो पायरोमीटर होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक तरह से इसमें एक सेंसर होता है, ठीक है। एक तरह का क्या होता है, सेंसर होता है जो कि दूर से ही विदाउट टचिंग में ही नाप लेता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। और थर्मामीटर तो आप जानती हो, मरकरी थर्मामीटर, ठीक है। गैस भी थर्मामीटर एक तरह का गैस से भी मापा जाता है, ठीक है। तो बट एक किसी भी थर्मामीटर को नापने के लिए एक लिमिट फिक्स कर दी गई है ना, क्योंकि थर्मामीटर को नापने के लिए किसी तीसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब कैसे ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ को नापना है तो ऐसे थोड़ा ना आँख से नाप लूँगा, उसको नापने के लिए मैं कोई तीसरा जरिया लाऊंगा और वो जरिया है हमारा इंच टेप हो गया या ऐसे अदर चीज़ हो गए, ठीक है। हाथ से नाप लिया, कैसे भी नाप लिया, एक रेफरेंस हमें चाहिए ही चाहिए। उसी तरह थर्मामीटर में भी हर एक प्रकार का एलिमेंट या इंस्ट्रूमेंट डला होता है और वो इंस्ट्रूमेंट अपनी लिमिट तक ही फैल सकता है और अपनी लिमिट तक ही सिकुड़ सकता है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट देता है वो हमारा गैस थर्मामीटर देता है, क्योंकि ये कूलिंग नाप लेता है, हाई से हाई नाप लेगा, यानी हाई टेम्परेचर को मेज़र भी कर सकता है और लोएस्ट टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा जो कौन सा थर्मामीटर माना जाता है, गैसीय थर्मामीटर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे चलते हैं। हीट को मेज़र करने का SI यूनिट क्या है? हीट को मेज़र करने का SI यूनिट, जाहिर सी बात है, कैलोरीमीटर हीट से नापते हैं तो कैलोरीमीटर से कैलोरी को ही मीटर करेगा, कैलोरी को मीटर करेगा। इसका मतलब क्या है, हीट को मेज़र करने के लिए SI यूनिट क्या है, कैलोरी आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप, कैलोरी, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट को मेज़र करने के लिए, क्योंकि हीट क्या एक तरह से वर्कआउट देता है, क्या देता है, हीट वर्कआउट देता है। हीट का सेंस किससे जाता है, वर्किंग से जाता है, ठीक है। तो हीट को ऐसा जो मेज़र करने का ऐसा यूनिट है वो हमारा जूल है, क्या है वो, जूल है, ठीक है। आगे चलते हैं। हीट का रिलेशन किससे है, हीट का रिलेशन किससे है, प्रेशर से है, बिल्कुल नहीं। फोर्स से है, कतई नहीं। वर्क से है, हाँ जी वर्क से है, बट यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो थर्मल एनर्जी होगा, क्योंकि हीट जो है एक तरह का एनर्जी है। और कौन सा एनर्जी है,
थर्मल एनर्जी है और यही एनर्जी वर्क में यूज़ हो जाता है, यही एनर्जी आप प्रेशर में यूज़ कर सकते हैं, इसी एनर्जी से आप फोर्स लगा सकते हैं। तो हीट एक काम अनेक, तो आंसर क्या होगा? थर्मल एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। टेम्परेचर का रिलेशन किससे है? देखो हीट और टेम्परेचर दो अलग चीज़ हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? एक रेफरेंस होता है। क्या होता है? एक रेफरेंस होता है। कौन सा रेफरेंस होता है? ये होता है किसी भी दो चीज़ के टेम्परेचर का डिफरेंस किसी तीसरे के जरिए। एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है, कोई चीज़ कम गर्म है, कितना कम है कितना ज़्यादा है इसको जानने के लिए तीसरी चीज़ लाएंगे जिसका नाम है गैसीय थर्मामीटर, गैस ले आएंगे। या फिर एक काम करते हैं, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है तो नॉर्मल से कितना गर्म हुआ है ये जानने के लिए हम एक थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जिसे मर्क्यूरी थर्मामीटर कहते हैं, लिक्विड थर्मामीटर कह सकते हैं हम। ठीक है, उसमें मर्क्यूरी डली होती है, जैसे हम उसे टच करते हैं तो मर्क्यूरी फैलने लगती है। तो मर्क्यूरी ने हमें बताया, यानी मर्क्यूरी एक थर्ड पार्टी हो गई, बट वो एक लिमिट तक ही बताएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का रिलेशन किससे है? किससे 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 बताओ? मॉलिक्यूल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी से है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब बताइए जो ठंडी होगी वो उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स में, या जो चीज़ गर्म होगी उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? जाहिर सी बात है, आप बोलोगे जो जितना ज़्यादा गर्म होगा, जितना ज़्यादा जिसका टेम्परेचर होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो कोई बॉयल कर जाता है। क्यों बॉयल कर जाता है? क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल जो होते हैं इतने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं कि वो लिक्विड स्टेट से टूट के गैसीय स्टेट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी से, किसका काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल में। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो टेम्परेचर एक अलग चीज़ है, हीट एक अलग चीज़ है, इस बात को माइंड में बिठा लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा मेजरमेंट टेम्परेचर के लिए नहीं है? यानी टेम्परेचर को मेज़र नहीं करता है। ठीक है, सेल्सियस का टेम्परेचर को मेज़र करता है? जी हाँ करता है। थर्मामीटर में सेल्सियस ही होता है। ठीक है, थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट भी होता है, पर फ़ारेनहाइट तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, केल्विन तो ऐसा यूनिट है ही है। रैंकाइन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। ठीक है, तो सारे के सारे तो टेम्परेचर को मेज़र करते ही है, यानी इसका आंसर होगा ए, नॉन ऑफ दिस। यानी ऑप्शन नंबर ए, नॉन ऑफ दिस, यानी ये सारे के सारे टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ऐसा कोई सा भी नहीं है जो टेम्परेचर को मेज़र नहीं करता हो। चलो आगे चलते हैं। एयर क्या है? हवा, यानी हवा देखिए, एक तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और हवा सिर्फ हवा नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं तो ज़रूरी थोड़ी हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसके अंदर क्या नाम है, धूल भी जाता है, मिट्टी भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, अलग अलग एलिमेंट जाते हैं, कार्बन जाता है, बहुत सी चीज़ हमारे नाक के अंदर जाती है, बट हम ऑक्सीजन लेते हैं। इसका सेंस ये है कि हमारे फेफड़े सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। आई बात समझ में? क्यों ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है हमारे फेफड़ों के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ब्लड सर्कुलेट करता है तो ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो ऑक्सीजन को वो अटैच कर लेता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। ठीक है, तो इसका फिलहाल सही आंसर है मिक्सचर है। ठीक है, तो हवा क्या है? मिक्सचर होता है। तो जो हम लेते हैं ना वो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारा ब्लड अलग अलग चीज़ों से भी रिएक्ट कर जाता है, बट मेन पर्पस क्या है कि हम जो होते हैं बृहद मात्रा में हमारा जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और बाकी को वो एक्सहेल कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। नाक के अंदर तो सब कुछ जाता है, बट जो फेफड़े छान लेता है वो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचाता है। ठीक है, तो एयर क्या है? कंपाउंड बिल्कुल नहीं है, एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, रियल सॉल्यूशन कतई नहीं है। ठीक है, हमारा मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, मिक्सचर होता है इस बिना किसी रेशो में, कोई फिक्स रेशो नहीं होगा, आपस में बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं विदाउट एनी रेशो, कोई रेशो नहीं चाहिए इसके अंदर, बट कंपाउंड में रेशो चाहिए। एलिमेंट सारे आइडेंटिकल होते हैं। रियल सॉल्यूशन वास्तविक सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सारे के सारे पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी मीडियम में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है या सबसे कम होता है? जल्दी बताइए। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है कम होती है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व वो सबसे कम होता है। आपने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है, पर वो घनत्व नहीं होता, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम और घनत्व में इन्वर्सली, वॉल्यूम और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन होता है। यानी जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम घनत्व होगा, और जितना कम घनत्व होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या ज़्यादा होता है? वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो घनत्व कम होगा या ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है घनत्व कम होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व कम होता है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। ट्रिपल पॉइंट पर कोई मैटर की अवस्था क्या होती है? देखिए ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही पाए जाते हैं, मतलब तीनों ही अवस्था में होती है वो। यानी उस पॉइंट पर सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे के सारे क्या नाम है कर्व जो होते हैं, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस का अगर हम ग्राफ खींचने जाएं टेम्परेचर को देते देते, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो कर्व होता है एक दूसरे से जहां मिलते हैं उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। आया समझ में? अगला सवाल, टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, यानी ट्रिपल पॉइंट के लिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? हर एक मैटर की ट्रिपल पॉइंट अलग अलग होती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं वाटर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की। लिखा तो नहीं है पर मैं बता देता हूँ, वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे सटीक आंसर है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस है। 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना तो डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? 0.006। क्या होगा? 0.006। तो इसका जवाब बी और सी। ठीक है, बट अब देखिए बी और सी में क्या है? जस्ट बिलो या जस्ट एबव। तो जस्ट एबव होगा। क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, तो एकदम राइट आंसर ये है हमारा। चलिए अगला सवाल आपके सामने। इक्वल वॉल्यूम के अगर 3 कंटेनर्स एक एक करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भरा हुआ है तो तीनों में नंबर ऑफ एटम अलग अलग होंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, समान होगा। देखिए एवोगाद्रो ने यही कहा था कि वॉल्यूम अगर सेम है तीनों में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन सब का जो नंबर ऑफ एटम होगा ना वो समान होगा। एक मोल में 6.022, ठीक है, इंटू 10 के बाद 23 रहता है। ठीक है, 6.022 आगे 14 12 9 होता है। ठीक है, वो अलग बात है, पर मैं 6.022 ले रहा हूँ, इंटू 10 के बाद 23 ले रहा हूँ। इतने एटम रहते हैं पर ये एक मोल में रहते हैं। तो वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक मोल हो, बहुत सारे मोल हो सकते हैं, पर मोल तीनों में सेम होंगे। ठीक है, अब मोल सेम होंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे, तो समान होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम समान होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फर्स्ट ट्रू बैटरी का इन्वेंशन किसने किया था? पहली बैटरी जो थी वो किसने खोजी थी? अब बैटरी जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है आजकल ज़माने में। चलो बैटरी से याद है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कितने टाइप्स की बैटरी होती हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे जो सबसे पहली बैटरी थी उसका इन्वेंशन किसने किया था? उसका इन्वेंशन किया था हमारे अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। किसने किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। तो अलेक्जेंड्रो ने पहली ट्रू बैटरी का इन्वेंशन किया था। आगे चलते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्लास 9th के चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास है, ये मोल कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग की एक्सरसाइज करा देगा और बहुत कुछ इसमें से काम आता है। और आरआरबी, एनटीपीसी में से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में से। तो देखिए कितना मास दिया है और उसका मोलर मास कितना है। ठीक है, एक तो मोलर मास निकालना आना चाहिए, कितना मास दिया है और मोलर मास कितना है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम आएगा। क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम। बिल्कुल गलत जवाब, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ये मोलर मास है ना भाई साहब,
नंबर ऑफ मोल्स, अरे मॉलिक्यूल्स मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यानी ऑप्शन नंबर डी है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चलिए बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स है, H2O, ठीक है, H2O, H2O, ठीक है। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं? H2O, H का मास होता है 1 × 2, इसका मास होता है कि कितना मास होता है इसका, नंबर H2O होता है ना, तो एक का होता है हमारा 8 दूनी 16, 16 होता है, ठीक है। 8 दूनी 16, मैंने 8 क्यों बोला? क्योंकि इसका नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट वो 8वें नंबर पे होता है। और ज़्यादातर क्या होता है, डबल करते के साथ ही इसके मास हो जाते हैं ज़्यादातर, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो 16 और 2 18, यानी 18 18 18, यानी अगर मैं बोलूँ कि ये टोटल 36 है, क्या ये, अगर मैं बोलूँ एक कंटेनर में टोटल 36 मास है, तो गिवन मास कितना हो गया? 36, ठीक है। पर एक एक करके, मतलब एक जो मोल है ना, मोलर मास, यानी एक H2O का मोलर मास कितना है? 18 है। तो अगर इसको मोलर मास से डिवाइड करूँगा तो 58 जो 38 36, 3 आ गया। यानी मुझे ये पता चल जाएगा कि H2O के कितने एलिमेंट, कितने मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल है। अरे बात समझ में? यानी अगर मुझे टोटल मास पता चल जाए और बस इतना पता हो कि इसके अंदर पानी है, क्या बस पानी भी लिखा हो ना, तो मैं समझ जाऊँगा पानी यानी H2O मतलब इसका मोलर मास निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसको गिवन मास से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 3 हो गए, ठीक है। तो वेरी इजी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कितने पार्टिकल्स दिए हैं और एवोगाड्रो नंबर एक मोल के लिए होता है। तो एक तरह से मोल हो गया, और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल ये मास से रिलेटेड हो गया, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक तरह से वही वाली बात हो गई। अरे ना बात समझ में? तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा, वो ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही निकलेगा। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, ठीक है। देखो ऐसे रिलेट करना है, ठीक है। रिलेट करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, पीछे की गहराई को समझोगे, तो आप बड़े आसानी से सवाल को समझ सकते हो, टैकल कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्लास 9th का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। आगे चलते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, अभी मैंने बताया था मोलर ऑफ वाटर कितना होता है? H2O होता है, H2O, H कितना होता है? 1 को 2 से मिलाकर 2, प्लस O कितना होता है? O का 8 दूनी 16 होता है, 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया जी, 18, ठीक है। तो कितना इजी है कैलकुलेट करना, बस आपको नंबर ऑफ एटम याद होने चाहिए, ठीक है। 1 से 20 तक मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर आप नंबर ऑफ एटम वगैरह है वो देख लीजिएगा, उसका कितना मास है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक पे सर्च करना यूथ एजुकेशन विद नितेश सर, ये सर्च करना, मैं आपको मिल जाऊंगा। चैनल हमारा है यूथ एजुकेशन विद नितेश सर, ठीक है। आगे चलते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? जी हाँ, ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो हमारा होता है 180 होता है। कितना होता है? 180। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके लिए, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देने के काम आता है, ठीक है। अब एक और सवाल आता है ग्लूकोज से संबंधित कि हमारा जो हार्मोन है क्या नाम है, पैंक्रियाज में, वो हमारे फूड को जो पैंक्रियाज है वो कौन सा जूस रिलीज़ करता है? पैंक्रियाज क्या रिलीज़ करता है, ठीक है। और जो रिलीज़ करता है वो किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है पैंक्रियाज क्या रिलीज़ करता है, और जो रिलीज़ करता है उसका काम क्या होता है, उस हार्मोन का क्या काम होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज सिंबल ऑफ ऑक्सीजन गैस? देखो ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, पर ऑक्सीजन गैस का जो सिंबल होता है वो O2 होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होता है वो कभी अकेला नहीं रहता, ऑक्सीजन आपस में पक्का मिल जाते हैं और मिलके O2 बना ही देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ ऑक्सीजन एटम की बात होती तो वो O होता, बट यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है तो O2 होगा। तो अपना सही सवाल क्या होगा, सही जवाब क्या होगा? O2, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर, जी हाँ, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो थर्मामीटर होते हैं टाइप के होते हैं, ठीक है। उसमें बताया था कि आजकल जो है ना टच
टच करे बिना ही आजकल कोरोना के काल में टच करे बिना ही क्या कर रहे हैं, थर्मामीटर को सेंस कर ले रहे हैं। हालांकि वो एक्यूरेट नहीं देता है एकदम, जो कि हमारा मर्क्यूरी थर्मामीटर देता है यानी लिक्विड थर्मामीटर देता है, बट हाँ उसके आसपास का दे देता है। ठीक है, तो जो रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है उसे कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं उसे? पायरोमीटर। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, मर्क्यूरी थर्मामीटर की बात हो रही है ना, लिक्विड थर्मामीटर की बात हो रही है। ठीक है, जो जिसमें मर्क्यूरी होता है। तो मर्क्यूरी क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी से टच होता है तो वो हीट ऑब्जर्व करता है, हीट ऑब्जर्व करके एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने के बाद ऊपर जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका सही आंसर है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका जो सही जवाब है थर्मल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंस करता है। अब मुझे एक बार बताइए, अगर थर्मामीटर के अंदर जो है, जो थर्मामीटर के अंदर जो मर्क्यूरी एक्सपैंड कर रहा है, तो अगर मर्क्यूरी इतू सा है, उसके ऊपर का पूरा स्पेस खाली है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि उसके अंदर हवा भरा है, तो बिल्कुल नहीं, अंदर वैक्यूम है। क्या है? अंदर वैक्यूम है, उसके अंदर हवा तक नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हवा होता तो एक्सपेंड बिल्कुल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अगर मान लो कि ये ज़्यादा प्रेशर लगाता और बाकी में हवा भरा रहता वो, तो हवा रिलीज़ कैसे करता है? क्योंकि जब भी एक्सपेंड करेगा तो हवा को या तो कंप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हवा कंप्रेस किया तो थर्मामीटर तो ऐसे फूट जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जो मर्क्यूरी होता है ऊपर उठता है और बड़े प्यार से ऊपर उठता है, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, यानी वो किसी चीज़ को अपोज ही नहीं कर रहा, वो फ्री अवस्था में ऊपर हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब हवा तक नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कम होता है? ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो जो प्रेशर होता है ना एटमॉस्फेयर का, वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो लेयर होता है, हम ऊपर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, अब हम उतने लेयर को हम अपने बोझ सर के ऊपर बोझ नहीं ढो रहे हैं जितना हम सबसे नीचे आके ढोते हैं। ठीक है, वही वाली बात हो गई। 10 बंदे अगर एक के ऊपर एक बंदा है, तो जो सबसे ज़्यादा लोड होगा ना वो सबसे नीचे वाले बंदे पे होगा, और जो सबसे कम लोड होगा ना वो सबसे ऊपर वाले बंदे पे होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लोड कम होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों में पानी का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पहाड़ों पर यात्रा करने से खून में आरबीसी बढ़ता है घटता है? तो जाहिर सी बात है, जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो कम होता रहता है, और हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारे सेंसर है, हमारे शरीर पता चल जाता है हमारे शरीर को कि ऐसा है, हमें किसकी ज़रूरत है? अब आरबीसी की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन तो कम हो चुका है, हाँ, पर स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, सिपाही बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन ले जाने वाले, तो ऑक्सीजन ले जाने वाले सिपाही बढ़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल स्पीड थी अब उससे ज़्यादा स्पीड से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर कर पाएगा। तो पहली बात, सांसें तेज़ हो जाए तो भी सांसों की लेने की दर ज़्यादा हो जाए तो भी ऑक्सीजन हमारे अंदर ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो भी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। यानी हमारा शरीर जानता है कि कैसे ऑक्सीजन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो पहाड़ों पर यात्रा करने से खून में आरबीसी बढ़ जाता है। ठीक है, आने में समझ में? चलो आगे चलते हैं, और ये हमारा क्विज़ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आपके सामने जो स्कोर आ रहा है वो बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा है। ठीक है, ये 2 जो है वो पहले के गलत हुए होंगे, परंतु हम आपको बता दें कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहेंगे, साइंटिस्ट सीरीज़ को आप देखते रहेंगे, तो आपके साइंस का जो जड़ है एकदम मजबूत हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ पता होगी। साइंटिस्ट ही साइंस के लॉ दिए हैं, साइंस के नियम बनाए हैं, सब कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो अगर आप साइंटिस्ट को ही पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हो, पूरा ही समझ लेते हो, तो आपको साइंस समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं नितेश आपका दोस्त कह लो, बंधु कह लो, मित्र कह लो, विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। बाय।